हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है डियर। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से एक बार सारे लोग कमेंट में जल्दी से, जितने भी दोस्त हैं सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर सेशन को हम शुरू करते हैं डियर। आज का हमारा जो सेशन है 22 फरवरी 2022 का, ठीक है। 22 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से एक बार सेशन को आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में सभी को एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा, सारे दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा आज के सेशन में डियर। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं डियर हमारा सेशन। और याद रखिएगा, हमेशा कोई भी दिन हो वो बुरा नहीं होता है, कोई भी दिन अच्छा नहीं होता है। हर दिन आपका होगा, बशर्ते आपको उसको अपना बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? यानी ऐसा कोई भी दिन हो जो आपके लिए आपको लगता हो कि आज का दिन बड़ा खराब है यार, ऐसा कुछ होता नहीं है। बल्कि हर दिन को अपना बनाना है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उस दिन कैसा काम करते हैं, क्या करते हैं। और कभी भी किसी भी दिन को ये मत समझिएगा कि आज खराब है, और हर दिन को अपना बनाने की कोशिश कीजिए और हमेशा बुलंदियों पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर जब तक आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होंगी, 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा डियर। हमेशा आपके दिमाग में 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट वर्ड इज कि टुडे इज माइन, आज का दिन मेरा है। और दूसरी चीज़ है आई कैन डू इट, और मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। और तीसरा पॉइंट आपका है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जब तक ये तीन चीज़ें आपके दिमाग में होंगी ना, दुनिया का कोई भी काम, कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी दुनिया बदलने वाली हैं। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। कभी भी किसी भी टाइम आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, आप जरूर कर सकते हैं। आपको सिर्फ सोचने की देर है, क्योंकि आप जो सोच सकते हैं ना वो आप कर सकते हैं। आइए बिल्कुल शुरू करते हैं डियर आज के इसी कोड के साथ में आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है? किस राज्य का जो स्थापना दिवस है डियर 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो राज्य है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो इसका जो स्थापना दिवस है डियर वो 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। स्थापना दिवस की अगर राज्यों की बात करें डियर ना, तो आज आपका 9 बजे अभी इस क्लास के खत्म होने के बाद जो है 9 बजे आज एक सेशन है पॉलिटी का, जिसमें है राज्यों का पुनर्गठन। जो हमारे संविधान का भाग 1 है, संविधान का भाग 1 में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इन सारे आर्टिकल के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की गई है। 9 बजे आज सेशन है आपका, जरूर जुड़िएगा उस सेशन में। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राज्य क्या होते हैं, राज्यों का पुनर्गठन क्या होता है, किस प्रकार से भारत में नए राज्यों का निर्माण होता है, और पुराने राज्यों का उनको जो डिवाइड करके अलग अलग स्टेट बनाए जा सकते हैं, या फिर राज्यों के नामों का परिवर्तन, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होती हैं और किसके द्वारा किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन में चर्चा की गई है। तो 9 बजे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन में जरूर ज्वाइन कीजिएगा डियर सारे लोगों को, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा इस पॉलिटी के सेशन में भाग 1 को डिस्कस करने में। और जिन्होंने नहीं देखा इसके पहले प्रियम्बल हमने डिस्कस किया है, प्रस्तावना, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश डियर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है 2022 में शीतकालीन जो ओलंपिक है कहाँ पर हुआ है? बीजिंग, यानी ये चाइना में अभी हाल ही में जो शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था उसका समापन हो चुका है। चीन में इसका आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। और कौन सा देश है जो पदक तालिका में शीर्ष पर है? कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है डियर? तो उसका नाम है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे जो है शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर है। बीजिंग में इसका चाइना में आयोजन किया गया था, भारत ने इसका राजनयिक बहिष्कार किया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा इस शीतकालीन ओलंपिक से संबंधित। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? नॉर्वे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश को T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है? भारत के द्वारा भी हाल ही में T20 की बात की जा रही है यहाँ पर, लेकिन ओडीआई में अभी कुछ दिन पहले भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। किसको? वेस्ट इंडीज को। और वही टीम है वेस्ट इंडीज, उसको भारत ने T20 में भी क्या किया है? क्लीन स्वीप किया है। 3-0 से भारत ने इस सीरीज को भी जीत लिया है। यानी रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की है। 3-0 से
क्लीन स्वीप किया है ओडीआई में भी और T20 में भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, वेस्ट इंडीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय टीम के इसमें कैप्टन कौन थे, तो रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को जो है अब पूर्णकालिक कैप्टन बना दिया गया है तीनों फॉर्मेट में, ओडीआई में, T20 में और टेस्ट में, तीनों में जो है पूर्णकालिक कैप्टन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रोहित शर्मा को। ठीक है, हिटमैन शर्मा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में महिलाओं पर जेंडर कैप को खत्म कर दिया गया है। ऑर्केस्ट्रा बार में, ऑर्केस्ट्रा का नाम सुन के कई सारे लोगों के तो दिल मचल गए होंगे, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, यहां पर क्या किया गया डियर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार पर जो है महिलाओं पर जो जेंडर कैप क्या होता है डियर, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। महिलाओं पर एक तरह से इस राज्य के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है, किसी भी ऑर्केस्ट्रा बार में 4 से ज्यादा महिलाओं को नहीं रखा जा सकता था। और इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए ये इसको जो है इस फैसले को जेंडर कैप को खत्म कर दिया है कि कितनी भी संख्या में महिलाओं की वहां पे नियुक्ति हो सकती है, महिलाएं वहां पर जॉब कर सकती हैं। और ये कहां पर किया गया है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको किया गया है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है डियर, मुंबई इसकी कैपिटल है। उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा ये आपका रोक लगाया गया था जेंडर कैप। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा। और ज्यादातर महाराष्ट्र के जो राज्यपाल होते हैं उन्हीं को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो भी यहीं पर है, महाराष्ट्र में ही। सारे पॉइंट याद रखिएगा। और आपका एक मुंबई हाई के नाम से डियर, मुंबई हाई के नाम से एक पेट्रोलियम स्थल है यहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहां पर काफी बड़ी मात्रा में जो है पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। महाराष्ट्र में ये मुंबई हाई के नाम से। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। महाराष्ट्र को भारत की औद्योगिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2023 में आईओसी सत्र के मेजबानी के लिए चुना गया है। आईओसी का मतलब क्या होता है डियर, आपका जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसकी सत्र के लिए जो है चुना गया है कौन से शहर को, तो वो है मुंबई। किसके प्रयासों से इसको मुंबई में लाया गया है, तो याद रखिएगा भारत की जो पहली महिला मेंबर हैं आईओसी में उनका नाम है नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी नाम है, मुकेश अंबानी की वाइफ का नाम है डियर। इन्हीं के प्रयासों की वजह से मुंबई में आईओसी के सत्र के मेजबानी के लिए जो है चुना गया है मुंबई को। आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है डियर, अगर इसकी बात करें आईओसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1894 में। ठीक है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने में इसका जो है हेड ऑफिस है, स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस था, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी के 2 साल बाद 1894 से ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारत ने पहली बार 1900 में भाग लिया था। इस बार अभी हाल ही में जो आपका ओलंपिक हुआ था वो 2021 में उसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर, टोक्यो में आयोजन किया गया था, जो कहाँ पर है डियर, जापान में। ठीक है, जापान में टोक्यो में आयोजन किया गया था ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का, जिसमें भारत ने ओलंपिक में 7 मेडल और पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे। सारे पॉइंट याद रखिएगा इन सारी चीजों से संबंधित। ठीक है, ओलंपिक से संबंधित भारत की पहली महिला हैं नीता अंबानी, जो इस ओलंपिक कमेटी में शामिल हुई हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है, किस राज्य सरकार ने कौशल सुधार के लिए आहारन प्रोजेक्ट सुधार किया है। प्रोजेक्ट शुरू, कौशल सुधार यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है उस राज्य में, आहारन प्रोजेक्ट की। ठीक है, आहारन प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की गई है डियर, तो वो है आसाम में। आसाम राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जो एक पूर्वी राज्य है भारत का, 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं उन्हीं के अंतर्गत भी आता है ये आपका आसाम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर आसाम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसी नदी में जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बनाया गया है।
दुनिया का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो इसी आसाम में है, जिसका नाम क्या है डियर, माजुली। ठीक है, माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो इसी असम में है। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सारे पॉइंट याद रखिएगा असम से संबंधित। असम की कैपिटल क्या है और इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट में आंसर छापिएगा डियर, इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है असम के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुरून इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट 2021 में भारत में करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में करोड़पति परिवारों की वृद्धि हुई है कितना डियर, 11% लोगों की। 11% जो है करोड़पति परिवार इंडिया में बढ़े हैं 2021 में, जो अभी हाल ही में आपकी हुरून रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है। हुरून रिपोर्ट में ये भी बताया गया है डियर, आपके जो रिच लिस्ट जारी हुई थी हुरून की, उसमें मुकेश अंबानी जो है टॉप पर हैं। अब मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, लेकिन गौतम अडानी ने 2 दिनों के लिए मुकेश अंबानी को पीछे भी किया था। ठीक है, मुकेश अंबानी पूरे विश्व में 10वें स्थान पर हैं, गौतम अडानी पूरे विश्व में 11वें स्थान पर हैं। अगर पूरे विश्व की बात की जाए डियर, तो विश्व में पूरे रिच लिस्ट में सबसे नंबर 1 कौन है, तो उनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है, एलन मस्क उनका नाम है। दूसरे नंबर पर कौन है, जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुरून इंडिया की रिपोर्ट है 11% करोड़पति परिवारों की वृद्धि हुई है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में डिजिटल गैराज लॉन्च किया गया है। टीसीएस यानी आपका जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में डिजिटल गैराज लॉन्च किया गया है। तो ये डीएल लॉन्च किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। कहाँ पर, सिडनी में लॉन्च किया। सिडनी में यहाँ पर एक स्टेडियम भी है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग जितने भी गेट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के द्वार कहे जाते हैं, वो चाहे सिडनी हो, वो चाहे पर्थ हो या फिर मेलबर्न हो, ठीक है, हर जगह एक बहुत ही खास स्टेडियम बना हुआ है। ये सारे यहाँ पर क्रिकेट के स्टेडियम भी हैं, याद रखिएगा, सिडनी में, पर्थ में, मेलबर्न में। और यहाँ के जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है कंगारू। ठीक है, कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप भी है, याद रखिएगा। जो टोटल आपके जो महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, तो एशिया है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पर सबसे बड़े में कौन सा आता है डियर, तो वो है अफ्रीका। सारे पॉइंट याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। और ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के साथ मालाबार युद्धाभ्यास में भाग भी लेता है, मालाबार युद्धाभ्यास में, और क्वाड में भी शामिल है। क्वाड देशों में भी ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, सिडनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आईओसी एथलीट आयोग के द्वारा किसे फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे जो है फिर से दोबारा अध्यक्ष चुना गया है डियर, एथलीट आयोग के द्वारा। तो वो चुना गया है एम्मा टेरहो को। ठीक है, ये पहले भी थी और इनको फिर से चुना गया, यानी आपको दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो आंसर हो जाएगा एम्मा टेरहो। और इन्हीं को जो है आईओसी की एथलीट आयोग के द्वारा जो है फिर से अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, आईओसी जो डियर, इसमें पहले फ्लैग नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन इसमें पहली बार 1920 में फ्लैग बनाया गया। उसके अलावा इसका जो शुभांकर है 1968 से घोषित किया जाने लगा, जो अब शुभांकर घोषित किए जाते हैं। इसमें जो मशाल जलाने की प्रथा है वो 1928 से शुरू की गई थी, एम्स्टर्डम, जब आपका एम्स्टर्डम में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये भी सारे पॉइंट याद रखिएगा। और ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस में जीते हैं, तो वो है हॉकी में। हॉकी का बादशाह रहा है भारत, लेकिन फिर से जो है बादशाह बनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार ओलंपिक में शानदार खेल दिखाया था और भारत को एक पदक भी दिलाया था। यानी हॉकी के दिन वापस लौटने वाले हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है भारत में। आंसर हो जाएगा हमारा एम्मा टेरहो, यहाँ पर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, टाटा पावर ने किस देश की RWE के बीच में अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए करार किया है। यानी पवन परियोजनाओं का मतलब समझते हैं डियर, अपतटीय मतलब पवन ऊर्जा। जो आपकी पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है ये आपका एग्रीमेंट किया गया, पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए। किसके साथ, RWE, कौन से देश की कंपनी है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये है जर्मनी की। कहाँ की डियर, जर्मनी की जो कंपनी है RWE, जिसके साथ टाटा पावर ने समझौता किया है पवन ऊर्जा के विकास के लिए। अगर हम बात करें डियर पवन ऊर्जा की सबसे ज़्यादा जो विकास है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा
यूरोप के जो पश्चिमी साइड में जो देश है, जर्मनी, आपका इधर डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे देश जो हैं पवन ऊर्जा के सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, याद रखिएगा। इसमें जर्मनी के साथ भारत ने ये समझौता किया है, टाटा पावर के द्वारा इसमें समझौता किया गया है। ठीक है, जर्मनी में ही तानाशाह था जिसका नाम है हिटलर। ठीक है, हिटलर जो था वो कहाँ का है तानाशाह? हिटलर जो है जर्मनी का ही था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में इसकी डेथ हुई थी, इसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्नोत्तरी है डियर। 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रश्नोत्तरी में डिस्कस करने वाले हैं डियर। और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, थंब दबा दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है बाबू, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, जो भी आपके पास है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, कहीं पर भी हर जगह शेयर कीजिएगा सेशन को, जहां तक पॉसिबल हो सके। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। हमारा आज का जो प्रश्नोत्तरी सेशन है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर टोटल 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और किस देश के बीच में पूर्वी ब्रिज जो है एक युद्धाभ्यास जो है आपका वायु युद्ध यानी वायुसेना का युद्धाभ्यास है, आयोजित किया गया है। कौन से देश के बीच में आयोजित किया? संस्करण याद रखिएगा। ठीक है, संस्करण कौन सा है डियर? तो छठा संस्करण है, ये याद रखिएगा। पूर्वी ब्रिज का छठा संस्करण आयोजित किया गया है और एक प्रकार का वायु अभ्यास है, यानी वायुसेना के द्वारा इसको जो है संचालित किया जा रहा है। भारत और कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया गया, ये क्वेश्चन है। यूएई के बीच में, अमेरिका के बीच में, रशिया के बीच में, या फिर ओमान के बीच में? तो याद रखिएगा, भारत और ओमान के बीच में डियर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में। नाम क्या है? पूर्वी ब्रिज युद्धाभ्यास। और संस्करण कौन सा है? छठा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर हम भारत और अमेरिका की बात करें ना डियर, भारत और अमेरिका, तो इसमें भारत और अमेरिका के बीच एक युद्धाभ्यास शुरू हुआ था मालाबार 1992 में, 1992 में। लेकिन इस मालाबार युद्धाभ्यास में तब केवल इंडिया और अमेरिका था, इंडिया और अमेरिका शामिल था। लेकिन इस समय जो है 2015 में डियर इसमें शामिल हुआ जापान। उसके अलावा 2020 में इसमें एक और देश शामिल हुआ गया जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इस समय इसमें 4 देश हैं और जब ये 4 देश बन गए ना डियर, तो एक नया ग्रुप बन गया जिसको कहते हैं क्वाड। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मालाबार युद्धाभ्यास से संबंधित कौन कब शामिल हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये पहले होता था इंडिया और अमेरिका के बीच में, मालाबार युद्धाभ्यास। अगर रूस की बात करें डियर, तो रशिया के साथ भारत का जो युद्धाभ्यास होता है वो है इंदिरा युद्धाभ्यास। कौन सा? इंदिरा युद्धाभ्यास होता है भारत के साथ। एक होता है इंदिरा जो थल सेना के साथ होता है, और एक होता है इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास। ये होता है भारतीय और रूसी नौसेना के बीच में। दोनों युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं भारत और रूस के बीच में, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। उसके अलावा गरुड़ युद्धाभ्यास, ठीक है, गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास, ये सारे युद्धाभ्यास होते हैं डियर फ्रांस के साथ में। किसके साथ? फ्रांस के साथ में इनका आयोजन किया जाता था। जापान के द्वारा, जापान के साथ भारत का जो युद्धाभ्यास होता है उनमें एक तो आता है आपका जाइमैक्स युद्धाभ्यास। कौन सा? जाइमैक्स। दूसरा है जापाड युद्धाभ्यास, ठीक है, और तीसरा आपका आता है धर्म गार्जियन, जो कई बार पूछा जा चुका है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। ये सारे युद्धाभ्यास किए जाते हैं भारत और जापान के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है डियर। और सूर्य किरण युद्धाभ्यास, एक आपका पड़ोसी देश है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में। किसके? भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। सारे पॉइंट याद रखिएगा, इन युद्धाभ्यासों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर? ओमान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा डोनेत्स्क और लुगत्स्क को जो है अलग एक देश के रूप में मान्यता दे दी गई है? किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन दोनों देशों को अलग से एक देश के रूप में मान्यता दी गई है डियर? देशों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और किसके द्वारा इसकी मान्यता दी गई है? अमेरिका के द्वारा, रशिया के द्वारा, चाइना के द्वारा, या फिर ब्राजील? ऐसा लगता है कि ये जो देश है ना, बिना तृतीय यानी थर्ड जो वर्ल्ड वार है बिना करवाए मानेंगे नहीं, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड वार जिनको पता ना हो तो याद रखिएगा, इसके पहले 2 हो चुके हैं। एक आपका 1914 से लेकर के 1918 तक पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, और दूसरा 1939 से लेकर के 1945 तक।
2 विश्व युद्ध अभी तक हो चुके हैं और तीसरे की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और फिर से जो रशिया ने जो है 2 नए देशों को एक अलग से नए देशों के रूप में मान्यता दे दी है, जिनका नाम है डोनेत्स्क और लुगंस। ठीक है, रशिया के द्वारा इनको देश के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके द्वारा विवाद और भी बढ़ने की संभावना है। और जैसा कि अभी हाल ही में सिचुएशन चल रही है, रशिया ने कई बार यूक्रेन पर आक्रमण भी किया है और नाटो देशों ने चेतावनी भी दी है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है आज आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। यूएनएससी जो है, अगर हम बात करें डियर, तो 2021 से 2022 तक इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था यूएनएससी का, तो वो है भारत। यानी इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो इंडिया इस समय इसका अध्यक्ष है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, भारत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूस के द्वारा इनकी मान्यता दी गई है। रशिया के द्वारा युद्ध की संभावना किससे बन रही है, तो रूस के द्वारा और नाटो के द्वारा। ठीक है, नाटो और रूस के बीच ये युद्ध होने की संभावना बढ़ रही है। नाटो क्या होता है डियर, तो ये एक प्रकार का संघ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो यूरोपियन है, यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर मेंबर इसके सदस्य हैं। ठीक है, यूरोपियन, इसकी जो स्थापना है डियर 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना, और लगभग इसमें यूरोपियन यूनियन के सारे देश हैं, अमेरिका भी इसमें शामिल है नाटो देशों में। और ये नाटो देश ही रूस के विरुद्ध हैं यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन को जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका रूस विरोध करता है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा, इससे संबंधित आंसर हो जाएगा हमारा रूस। यहाँ की जो रूस जो है, यहाँ के प्रधान इस समय जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा सारे पॉइंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है। ठीक है, तो भारत की जो पहली जैव सुरक्षा स्तर की तीसरी जो मोबाइल प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो इसका उद्घाटन किया गया डियर महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की फिल्म सिटी भी है मुंबई, महाराष्ट्र। उसके अलावा क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जो है भारत का वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी कही जाती है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है विश्व चिंतन दिवस, यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे। आज सोचने का दिवस है। सोचिएगा आपने लाइफ में क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। ठीक है, विश्व चिंतन दिवस है। और ये कब मनाया जाता है डियर, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 25 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 22 फरवरी को आप सभी लोगों को एक मौका मिलता है सोचने के लिए कि आपने क्या किया है और आपको क्या करना चाहिए भविष्य में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 22 फरवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया, यानी सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, कोल इंडिया को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, रिलायंस ग्रुप को या फिर अडानी ग्रुप को। तो डियर ये किसको दिया गया है सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार, तो ये मिला है कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जो है ये आपका सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का अवार्ड दिया गया है। अगर भरोसेमंद बात करें व्यक्तियों में तो कौन है, क्रिकेट में राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ क्रिकेट में भरोसेमंद, मिस्टर भरोसेमंद हैं राहुल द्रविड़, जिनको भारतीय क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया है, हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले वो जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वहां के अध्यक्ष थे, लेकिन इस समय कौन है यहाँ पर, लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण जो हैं NCA के अध्यक्ष हैं इस समय, और राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। आंसर हमारा हो जाएगा कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर, जिसको सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है उमा दास के द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसके लिए लिखी गई है, उमा दास के द्वारा किसके लिए लिखी गई है। ठीक है, ये लिखी गई है किसके लिए डियर, यहाँ पर यानी जो आपकी किताब है इसमें किसके बारे में बताया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके, इसके लेखक कौन है, तो इनका नाम है उमा दास।
उमादास के द्वारा इसको लिखा गया है महात्मा गांधी के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, एनी बेसेंट के लिए या फिर जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो डियर ये जो किताब है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, तो ये तो आपको देख के समझ में आ गया होगा किसके लिए लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिसको भारत में गुरु जी के नाम से संबोधित किया जाता है विश्व, ठीक है। उसके अलावा इनको जो है भारत में ये पहले व्यक्ति थे जिनको भारत में नोबेल प्राइज दिया था। पहला जो नोबेल भारत में मिला था वो इन्हीं को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। कब मिला था, 1913 में, ठीक है। शांति निकेतन जो है वो इन्हीं का आश्रम है, शांति निकेतन, शांति निकेतन याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। सारे पॉइंट याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित। अगर हम बात करें डियर महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। उसके अलावा सबसे पहली बार जो है ये विदेश कब गए थे डियर, तो इनको जो है अपने काम की वजह से जो है सबसे पहली बार विदेश जो गए थे वो थे 1893 में, ठीक है, वकालत के लिए जो विदेश गए थे 1893 में। उसके बाद इनकी जो भारत वापसी हुई थी वो हुई थी 1915 में। 1915 में इनकी भारत वापसी हुई थी 9 जनवरी को, जिसको प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में रह करके जो है इन्होंने कई सारे आंदोलन किए, जिसमें आपका पहला जो है चंपारण आंदोलन आता है। कौन सा, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, ये आपका चंपारण। उसके अलावा आपका अहमदाबाद मील आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मील आंदोलन ये भी आपका 1918 में। उसके अलावा आपका खेड़ा आंदोलन ये भी आपका हुआ था 1918 में। उसके बाद जो है एक आपका आंदोलन शुरू हुआ था जब भारत में जो है रॉलेट एक्ट आया था, उसका विरोध हो रहा था, और इसी समय आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा डियर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो इसके अलावा भारत में 1920 में एक बड़ा सा आंदोलन शुरू हुआ था जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा डियर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। और इसी के समय जो है एक आंदोलन और चला था, खिलाफत आंदोलन। कौन सा, खिलाफत आंदोलन चला था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही 1930 में शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन डियर। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इन्हीं के द्वारा जो है 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सारे पॉइंट याद रखिएगा महात्मा गांधी से संबंधित। और महात्मा गांधी जी के द्वारा 1924 में डियर एक बार जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन होता था उसमें इनका जो है अध्यक्ष बनाया गया था एक बार, ठीक है, 1924 में। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर है। महात्मा गांधी के बारे में ये सारी डिटेल है, इनको भी याद रखिएगा। एनी बेसेंट को जो है पहली महिला थी जिनको अध्यक्ष बनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर हमारा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, किस देश ने 9 साल के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। माली से, माली एक देश है डियर, कहाँ पर है, तो ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक गरीब सा देश है माली, ठीक है। आप देखेंगे जब अफ्रीका का मैप अगर आप देखेंगे तो सहारा मरुस्थल के नीचे घाना, माली, ठीक है, ये सारे आपके छोटे छोटे देश मिलेंगे, वहीं पर है ये आपका माली। और अफ्रीका का, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। और कौन सा देश जो है इसको उपनिवेश बनाकर रखा था, जहां से अब जो है उसकी सेनाएं वापस हो रही हैं, अमेरिका के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, ब्रिटेन या फिर स्पेन के द्वारा। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा डियर, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस जो है वहां पर अभी तक फ्रांस का उपनिवेश था माली, अब यहां से फ्रांसीसी सेनाएं धीरे धीरे वापस हो रही हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है डियर, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है। इसको जो है फैशन की नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा, पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। आप भी काफी शौकीन होंगे फैशन के, और ये आपकी फैशन की नगरी है। कौन सी, पेरिस। यहीं पर जो है सीन नदी के किनारे है आपका पेरिस, और यहीं पर होने वाला है 2024 में ओलंपिक डियर। कौन सा, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, पेरिस में होगा, फ्रांस में, याद रखिएगा। और यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है, यूनेस्को का हेड ऑफिस भी कहां पर है, इसी पेरिस में है, जिसके द्वारा विश्व विरासत स्थलों की घोषणा की जाती है। सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डियर फ्रांस, यहां पर करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है अ नेशन टू प्रोजेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है। अ नेशन टू प्रोजेक्ट की जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, उमा दास के द्वारा। तो उमा दास के द्वारा जो अभी आपका लिखा गया था श्री निकेतन, उसका हमने डिस्कस किया। प्रियम गांधी मोदी, ठीक है, तो ये लिखी गई है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। डियर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी के द्वारा अ नेशन टू प्रोजेक्ट आपकी किताब को लिखा गया है। पीयूष गोयल कौन है, तो ये आपके इस समय जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। रेखा शर्मा कौन है, तो रेखा शर्मा जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। आंसर हमारा हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है दादा साहब फाल्के फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस या फिल्म को मिला है, ठीक है। तो फिर से दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा हो चुकी है डियर, और ये कौन सी फिल्म को दिया गया इस बार, शेरशाह को, 83 को, पुष्पा द राइज को, या फिर थप्पड़ को। एक्चुअली ये तीनों जो हैं आपके तीनों ये आपकी जो मूवी हैं इन सारी तीनों मूवियों को अवार्ड दिया गया है, लेकिन यहाँ पर फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछा जा रहा है। तो वो किसको मिला है डियर, तो वो मिला है पुष्पा। सबकी जुबान पर है पुष्पा, ठीक है। और ये जो है आपका जो फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो इसी मूवी को दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के में डियर सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का जो पुरस्कार है किसको दिया गया, रणवीर सिंह को, सोनू सूद को, रजनीकांत या फिर अमिताभ बच्चन को। तो यह दिया गया है रणवीर सिंह को। उनकी जो मूवी है डियर कौन सी, 83 मूवी के लिए जो है उनको रणवीर सिंह को जो है ये आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कारों में। तो आंसर क्या हो जाएगा, रणवीर सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें डियर, तो इसकी शुरुआत अगर हुई थी 1969 में, ठीक है। 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके तहत क्या किया जाता था, 10 लाख रुपए का पुरस्कार, साथ में एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, ठीक है, और एक प्रकार का साल प्रदान किया जाता है। स्वर्ण कमल और साल, इतनी चीजें दी जाती हैं। 1969 में इसको जो है शुरू किया गया था और सबसे पहली बार इसको दिया गया था देविका रानी को, ठीक है। सबसे पहली बार इसको दिया गया था डियर देविका रानी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था, देविका रानी को इसको सबसे पहली बार दिया गया था। अभी 2021 में इसे किसे दिया गया था, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा डियर। 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था, बी फास्ट एवरीवन, जल्दी से कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा कि ये अवार्ड आपको कब दिया गया था 2021 में, किसे, ठीक है। तो ये सारे डियर आज के हमारे सेशन के क्वेश्चन थे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आज के करंट अफेयर से 22 फरवरी के, ठीक है। तो जल्दी से जितने भी हमारे दोस्त हैं एक बार सेशन को आप सारे लोग लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और सेशन को डियर शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं ना बाबू, जितना लोग हैं सबको शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब तो जरूर कर दो यार, ये गलत बात है, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना आप सभी लोग, घंटी दबा देना ताकि आप लोगों को अलार्म मिलती रहे, नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए जब भी जो वीडियो पड़े। और आपका 9 बजे आज आपका जो टॉपिक है उसका नाम है डियर भाग 1 संविधान का जो है राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। उसी के बारे में सारी चर्चाएं आज जो है 9 बजे आपका सेशन चलेगा, सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बेसिक से सारी चीजों को वहां पे समझाया गया है, और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो डियर इट डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि वहां पर सारी चीजों को हमने बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया है। एक बार जरूर देखिएगा, आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए सेशन में, फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।